हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतेश राठौर। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे एविडेंस एक्ट का। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। 56 से शुरू होता है 100 तक। ठीक है, इसका पहला, इसमें एक चैप्टर है थर्ड। इसका चैप्टर थर्ड करेंगे अब हम। ये बताता है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये चैप्टर थर्ड बताता है तो कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये चैप्टर सेक्शन 56 से 58 तक है। आगे अब हम आ जाते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 कहता है न्यायिक रूप से अविचलित तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। तो ये कह रहा है 56, ऐसे तथ्य जिनका न्यायालय को ज्ञान हो उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। बस ये इतना कह रहा है कि जिन तथ्यों को न्यायालय को ज्ञान है तो उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बता रहा है कि कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो दे रखे हैं 57 में। तब आ जाते हैं हम सेक्शन 56 हो गया। अब आ जाते हैं हम 57 में। एक मिनट। 57 में अब ये सारे पॉइंट दे रखे हैं तो कौन कौन से हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 57 कह रहा है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। तो ये कह रहा है कौन से तथ्य हैं जिनको न्यायालय साबित मानेगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं तो मैं इन्हें आपको बताती हूँ। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है भारत की समस्त विधियां, जो भारत में जो लॉ चल रहे हैं वो सारे लॉ उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट द्वारा पारित या तत्पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड बता रहा है भारतीय सेनाओं के नियम। ठीक है, भारतीय सेनाओं के नियम तो वो भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ बता रहा है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत की संविधान सभा की, संसद की तथा किसी प्रांत या राज्य तथा प्रबद्ध विधियां के अधीन स्थापित विधानमंडल कार्रवाइयां उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आ रहा है आज आगे हम 5 पे। 5 बता रहा है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के तस्मै प्रभु का राजरोह या राज हस्ताक्षर उसे भी साबित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं 56 कह रहा है भारत की मुद्राएं वगैरह चल रही हैं। ठीक है, जो भारत में है उन्हें भी क्या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्याय की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं 7 में। 7 कह रहा है किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण नाम पदावधि और हस्ताक्षर यदि इस पद में उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना किया गया हो तो उसे भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अधिसूचित किया गया हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे पॉइंट 8 पे आ जाते हैं हम। पॉइंट 8 कह रहा है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या प्रभु का आश्रित उपाधियां व राष्ट्रीय ध्वज, तो इसे भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यता प्राप्त राज्य प्रभु या आश्रित उपाधि राष्ट्रीय ध्वज इन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 9 कह रहा है समय के प्रभाव पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाव तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना लोक उत्सव उपवास और अवकाश जो अन्य हैं उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई उपवास है या कोई अवकाश है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 10 कह रहा है भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र हैं उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे 11 बता रहा है भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्ति के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ चालू रहना और पर्यवेक्षण इसे भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें 13 पॉइंट दे रखे हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। 12 कह रहा है
न्यायालय से संबंधित सभी नियम आदि उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और 13 बता रहा है, जो 13वां है, कोई भूमि या समुद्री मार्ग है तो उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, तो ये सेक्शन 57 बता रहा है कि भारत की समस्त विधियां हैं, भारतीय सेना के नियम हैं, भारत की मुद्राएं हैं, राज क्षेत्र है, ठीक है, भूमि या समुद्री मार्ग है, लोक पद हैं, न्यायालय से संबंधित सभी नियम हैं आदि इन्हें साबित करने की हमें आवश्यकता नहीं है न्यायालय में। ठीक है, अब आगे अब आ जाता है सेक्शन 58। सेक्शन 58 कह रहा है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी ने अगर स्वीकार कर लिया उन पॉइंटों को तो उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये इतना कह रहा है कि जिन तथ्यों को कार्रवाई के पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है उन्हें साबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आ गए हम चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 कह रहा है, चैप्टर 4 बताता है मौखिक साक्ष्य के विषय में। तो ओरल एविडेंस के विषय में बता रहा है चैप्टर 4। और ये चैप्टर 4 है, इसका सेक्शन है 59 से 60 तक। ठीक है, तो इसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन है 59 कह रहा है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो ये कह रहा है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा। तो 59 बता रहा है, तो कह रहा है 59 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उन सबको हम ओरल एविडेंस द्वारा साबित कर सकते हैं, पर डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु के बारे में हम उसे साबित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्यों द्वारा साबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनकी अंतर्वस्तु के बारे में कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, अन्य सब चीज़ साबित की जा सकती है ओरल एविडेंस द्वारा। ठीक है, अब हम आगे सेक्शन 60 कह रहा है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो सीधा सीधा ये सिर्फ इतना कहता है कि सारे जो ओरल एविडेंस होंगे वो डायरेक्ट कोर्ट के सामने होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है ये। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो कह रहा मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वो कैसी ही हो प्रत्यक्ष होना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यह देखा जाने वाला तथ्य हो तो वह व्यक्ति जिसने देखा हो वो साक्ष्य दे। यदि सुने जाने वाला तथ्य हो तो वह व्यक्ति जिसने उसे सुना हो वो तथ्य दे। और सुना सुनाया साक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि राय पर आधारित तथ्य है तो विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 60 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यदि देखा जाने वाला तथ्य कोई जैसे किसी ने कहा कि ये चीज़ मैंने देखा था होते हुए, तो वही व्यक्ति साक्ष्य देगा। और जिसने सुना है वो सुनने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा। और कोई सुना सुनाया साक्ष्य उस पर एविडेंस नहीं लिया जाएगा, उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। यदि राय पर आधारित है तो विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 कहता है दस्तावेजों साक्ष्य के विषय में। तो ये कह रहा है दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में बता रहा है चैप्टर 5। ये है 61 से 98 तक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम पहला देखते हैं। इसका पहला सेक्शन कहता है 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। तो ये रहा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। तो ये 61 कह रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु का साक्ष्य प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड 62 कह रहा है, अब यहाँ बता दिया कि प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य द्वारा दिया जा सकता है। 62 बताता है प्राथमिक साक्ष्य। तो ये कह रहा है प्राथमिक साक्ष्य
हाँ, प्राथमिक साक्ष्य तो ये कह रहा है प्राथमिक साक्ष्य में न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है प्राथमिक साक्ष्य कौन कौन से माने जाएंगे, तो ये कह रहा है जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज हो तो वो क्या माने जाएंगे, वो प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। अब थोड़ा देखते हैं इसे। तो ये कह रहा है कि प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज होते हैं। यदि मूल कई प्रतियों में है तो हर एक प्रति, अगर मूल किसी अन्य प्रतियों में है तो उसकी हर एक प्रति, एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए दस्तावेज जैसे मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो, महिला डॉक्टर की रिपोर्ट, टाइप मशीन की एक ही समय में टाइप हुई कई प्रतियां, तो ये क्या है, ये सारा प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 63, सॉरी सेक्शन 63। 63 बताता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। तो ये कह रहा है 63 द्वितीय साक्ष्य क्या है, तो कह रहा है द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत और उनके अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, मैं इन्हें पॉइंटों में बताती हूँ, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट कहता है प्रमाणित प्रतियां, क्या है, प्रमाणित प्रतियां सेकेंडरी साक्ष्य हैं। दूसरा कह रहा है मूल से बनाई गई प्रतियां, ठीक है, कोई मूल से बनाई गई हैं, मूल डॉक्यूमेंट है उससे बनाई गई कोई प्रतियां हैं, वो क्या है, सेकेंडरी हैं। तीसरा बताता है मूल से तुलना की गई प्रतियां, ठीक है, अब उनसे तुलना करके बनाई गई हैं वो प्रतियां भी सेकेंडरी है। ठीक है, फिर आगे बताता है दस्तावेज के प्रतिलेख जिन्हें पक्षकारों ने निष्पादित नहीं किया है तो वो भी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। फिर आगे बताता है किसी व्यक्ति का मौखिक वृत्तांत जिसने मूल दस्तावेज देखा हो तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे सेल फोन पर की गई बात वगैरह है जैसे, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस है। अब आ जाते हैं हम आगे, अब आ जाते हैं हम 64 पे। 64 कह रहा है दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। तो पहले बता दिया था, पहले बताया है 62 में कि प्राथमिक साक्ष्य क्या है, 63 में बता दिया सेकेंडरी साक्ष्य क्या है। अब 64 बता रहा है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। जो प्राथमिक साक्ष्य है उनके द्वारा साक्ष्य कैसे दिया जाएगा, तो ये कह रहा है आत्मिक तत्पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी। तो सीधा सीधा 64 ये कह रहा है कि दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 65। 65 कह रहा है कुछ अवस्थाएं बता रहा है 65 कि अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। तो 65 बताता है कि द्वितीय साक्ष्य हम कब दे सकते हैं, जो सेकेंडरी एविडेंस है उसे हम कोर्ट में कब दे सकते हैं। तो ये बताता है, एक मिनट, ये बताता है हमारा सेक्शन 65। तो 65 कह रहा है किसी दस्तावेज के आश्रित दशा या अंतर्वस्तु या द्वितीय साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है यदि मूल किसी विपक्षी पक्षकार के कब्जे में हो तथा उसे धारा 66 के अंतर्गत सूचना देने के बाद भी उसे पेश नहीं कर रहा हो तो हम क्या मानेंगे, उसे हम मान लेंगे, तो हम उसके लिए हम सेकेंडरी साक्ष्य दे सकते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसका दूसरा पॉइंट कहता है मूल दस्तावेज का आश्रित विरोधी पक्षकार ने स्वीकार कर लिया है तो उसे भी क्या माने जाएंगे, हम सेकेंडरी मान लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। थर्ड कह रहा है मूल नष्ट हो गई है। थर्ड कह रहा है कि अगर कोई मूल डॉक्यूमेंट है वो नष्ट हो गया है या खो गया है तो हम क्या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। फोर्थ कह रहा है फोर्थ कह रहा है मूल मूल डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वह न्यायालय में नहीं लाया जा सकता तो हम क्या वहाँ में भी हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब कह रहा है मूल धारा 74 में कोई लोक दस्तावेज है, अगर कोई लोक दस्तावेज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रमाणित प्रति ले आएंगे उसकी। ठीक है, मूल डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते, क्योंकि वो क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आगे आगे कह रहा है विधि द्वारा प्रमाणित प्रति देना आदेशित है। ठीक है, अगर हम वो नहीं दे सकते, मूल प्रति नहीं दे सकते तो हम उसकी प्रमाणित प्रति दे देंगे। फिर आगे कह रहा है मूल की सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम फिर उसे
सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बस यही है। इन पॉइंटों में क्या है, हमारा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। 65 कह रहा है, 65A बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उत्पन्न। वहाँ बता दिए डॉक्यूमेंट के बारे में, अब ये बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु धारा 65B के उपबंधों के अनुसार साबित की जाएगी। तो ये बता रहा है 65A के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को धारा 65B के अनुसार साबित किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 65B। 65B कह रहा है इलेक्ट्रॉन अभिलेखों की ग्राह्यता। तो इस जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कैसे ग्राह्य होंगे, वो कौन से ग्राह्य होंगे, वो हमें बताता है 65B। तो इसे मैं आपको बताती हूँ। तो ये सिर्फ ये कह रहा है कि जिस तरीके से सूचनाएं कंप्यूटर में भरी जाती हैं या एकत्रित की जाती हैं, जैसे ऑडियो हुए, CD हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, मोबाइल के माध्यम से साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे दे सकते हैं, तो ये बता रहा है। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशित, चुंबकीय मीडिया में भंडारित अभिलेख या नकल की गई है, तब एक दस्तावेज समझा जाएगा यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता है, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्रवाइयों के ग्राह्य होगा। तो ये 65B कहता है सीधा सीधा। 65B ये कितना कह रहा है कि जिस तरीके से सूचनाएं कंप्यूटर में भरी जाती हैं या एकत्रित की जाती हैं, जैसे ऑडियो, CD, वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो ये मोबाइल के माध्यम से साबित कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता है, तो इन्हें हम ग्राह्य किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 66 पर। हमारा 66 कह रहा है पेश करने की सूचना के बारे में नियम। तो ये कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने की सूचना के बारे में। तो कह रहा है धारा 65 खंड B में निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य तब दिया जा सकता है। ठीक है, हम द्वितीय साक्ष्य कर दे सकते हैं, तब दिया जा सकता है जब तक ऐसे द्वितीय साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या शक्तिहीन वह दस्तावेज है या उसके अटॉर्नी प्लीडर को जिस या उस पर अटॉर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं है तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्त समझता है ने दे दी हो। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि धारा 65A के अनुसार जिस पक्षकार के कब्जे में मूल दस्तावेज है उसे या उसके प्लीडर को दस्तावेज पेश करने की सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या कब देंगे कि जो जिसके कब्जे में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो हम पहले उसे सूचना देंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट पेश कराना है। ठीक है, सूचना नहीं देनी पड़ेगी यदि दस्तावेज स्वयं एक सूचना हो, मूल दस्तावेज में हो, वह खो गया हो, नष्ट हो गया हो, विरोधी ने मूल पर कपट द्वारा कब्जा कर लिया हो, तो हम उसे फिर हमें उन्हें सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कब कब नहीं देंगे, दस्तावेज स्वयं एक सूचना हो, मूल न्यायालय में ही हो, वह खो गया हो, जो डॉक्यूमेंट है वो खो गया हो या वो नष्ट हो गया हो, विरोधी पक्ष ने मूल पर कपट द्वारा कब्जा कर लिया हो, तब हमें उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 67 कह रहा है जिस व्यक्ति के बारे में अवगत है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षर किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख को साबित किया जाना। तो अब ये कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति ने बनाया है या हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो उस हस्ताक्षर को या हस्तलेख का साबित किया जाना। ठीक है, ये बताता है हमारा 67। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या पूर्णतः या भागतः लिखी गई है, अवगत है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज में उतने का हस्ताक्षर जितने के बारे में यह अवगत है कि वह उस व्यक्ति के हस्ताक्षर में है जिसमें हस्तलेख है।
तो अब ये साबित भी करना होगा कि जिस व्यक्ति ने ये बनाया है, ये बताया जा रहा है उसी ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ये उसी ने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ये बता देता है 67 बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों के बारे में सबूत। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 68, ये इम्पोर्टेंट है। 68 कह रहा है ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। अब कोई डॉक्यूमेंट के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो ये कह रहा है यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा जब तक कि कम से कम वह एक अनुप्रमाणित साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणित साक्षी जीवित और न्यायालय के आदेश का अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो। तो ये कह रहा है 68 कि कोई भी दस्तावेज जो अनुप्रमाणित दस्तावेज को साबित करना, तो ये बता रहा कोई भी दस्तावेज कम से कम एक अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा जिसने उस सामने अटेस्ट किया गया हो उसे बुलाना आवश्यक है, तभी मानेगा न्यायालय कि अनुप्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो जिसने अटेस्ट किया गया था उसमें से एक व्यक्ति को बुलाना आवश्यक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 69 कह रहा है जब किसी भी अनुप्रमाणित साक्षी को पता न चले तब का सबूत। अब कोई किसने अटेस्टेड किया था या यही नहीं पता चल रहा है पर अटेस्ट है, तब क्या करेंगे? तो कह रहा है यदि विटनेस ना मिले तो विटनेस के हस्तलेख को साबित किया जाएगा। अब विटनेस नहीं मिल रहा है तो उसने और भी तो डॉक्यूमेंट बनाए होंगे उस टाइम पीरियड में, तो फिर क्या करेंगे? हम उसके हस्ताक्षर को विटनेस के हस्तलेख को साबित किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 70 क्या कह रहा है? अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। ठीक है, तो कहता है यदि पक्षकार मान ले कि डॉक्यूमेंट पर उसी के साइन है तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहता है 70। अब आ जाते हैं 71 कह रहा है जबकि अनुप्रमाणित साक्षी निष्पादन का प्रख्यान करता है तब सबूत। अब वो मना कर देता है। ऊपर 70 में तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है कि डॉक्यूमेंट में मैंने ये अनुप्रमाणित किया था, तब क्या करेंगे? तो ये कह रहा है तब उस टाइम पीरियड में उसने और भी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे। ठीक है, तो कह रहा है यदि अनुप्रमाणित साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे निष्पादन का स्मरण न हो तो उसके निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है। तो क्या करेंगे? फिर हम और डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए होंगे उससे मिलाएंगे या कोई अन्य साक्ष्य द्वारा हम उसे साबित करेंगे। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट 74 में। 74 काफ़ी पूछता है लोक दस्तावेज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 74 कह रहा है लोक दस्तावेज। तो ये कह रहा है लोक दस्तावेज क्या है? ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं वे दस्तावेज जो किसी सरकारी अधिकारी के कार्यों के अभिलेख हों। ठीक है, तो कह रहा है प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के। ये दूसरा कह रहा है शासकीय निकायों या अधिकरणों के अभिलेख हैं, तो वो भी क्या माने जाएंगे? वो भी लोक दस्तावेज माने जाएंगे। फिर कह रहा है न्यायिक तथा कार्यपालक लोक अफसरों के अभिलेख हैं तो माने जाएंगे। फिर है विदेश कॉमनवेल्थ के विधायी के अभिलेख हैं तो भी माने जाएंगे। प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख हैं तब भी माने जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या माना जाएगा? हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बता रहा है 75 कि प्राइवेट दस्तावेज क्या है। तो ये कह रहा है ऊपर जो डॉक्यूमेंट बता दिए है ना, उसके सिवाय जो डॉक्यूमेंट है वो अन्य सभी क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 76 में। 76 कह रहा है लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां। अब ये लोक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनकी प्रमाणित प्रतियों के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां हर लोक ऑफिसर कि जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को जिसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा।
कि वह यथास्थिति ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग के शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसमें नाम और पदावधि हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा जब कभी ऐसा ऑफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा तथा इस प्रकार ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी। तो ये 76 कह रहा है कोई लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां जिस ऑफिसर की अभिरक्षा में उसे फीस देकर ले सकेंगे वह उन्हें हस्ताक्षरित करेगा, मुद्रित करेगा, उस पर तारीख डालेगा, तब वो फीस चुकाने के बाद उससे हम प्रमाणित प्रति ले सकते हैं किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं 77 कह रहा है प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेज का सबूत। अब ये कह रहा है कि प्रमाणित प्रति हैं तो हम उन्हें पेश कर रहे हैं तब दस्तावेज का सबूत। तो कह रहा है ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेज की या उन लोक दस्तावेज के भाग की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्य है। ठीक है, तो 77 ये कह रहा है कि धारा 76 में मिली प्रमाणित प्रतियों को लोक दस्तावेज के सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो जो 76 में जो है मिली हैं प्रमाणित प्रतियां उन्हें लोक दस्तावेज के सबूत के रूप में पेश किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 78 कह रहा है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। तो ये मैं एक ही पॉइंट में बता देती हूँ, ये ज़्यादा नहीं पूछता। कह रहा अन्य शासकीय दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार साबित किए जाएंगे। तो अब बचे हुए डॉक्यूमेंट है उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार साबित किए जाएंगे। ये कहता है हमारा 78। अब आ जाते हैं हम आगे। अब यहाँ से दस्तावेज के बारे में उपधारणाएं शुरू हो गई। ठीक है, ये काफी पूछता है। अब आ जाते हैं 79 कह रहा है 79 ना सेल्फ रिज्यूम है। हाँ, सेल्फ प्रेजेंशन 79। अभी कह रहा है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। तो ये कह रहा है जो 79 कह रहा है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा की जाएगी। क्या माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट असली हैं जो प्रमाणित प्रति हैं। अब कह रहा है न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होने तात्पर्य है। तो ये कह रहा है 79 कि प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में बताएगा। तो ये कहेगा जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो असली हैं, ये मानेगा 79 में। ठीक है, कि जो प्रमाणित प्रति दी गई हैं वो क्या है, वो असली हैं। ठीक है, ये सिर्फ इतना है। अब आ जाते हैं हम आगे 79 के बाद आ जाते हैं 80। तो 80 क्या कह रहा है, 80 कह रहा है साक्ष्य के अभिलेखों के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो कह रहा साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट पेश की गई है तब क्या उपधारणा की जाएगी। तो कह रहा है साक्ष्य अभिलेखों के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपधारणा है। तो कह रहा है जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख ज्ञापन होना अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्य है, तो फिर क्या मान लेंगे। तो उन्हें हाँ, जिसका किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अप्रयुक्त उसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि वो ठीक है। ठीक है, तो उसे सेल्फ एजेंशन मानेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 81। तो 81 में क्या कह रहा है, 81 कह रहा है 81 कह रहा है कि जो राजपत्र समाचार पत्र पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेज के बारे में बताना। तो सीधी सीधी बात है ये इसमें कह रहा है कि राजपत्र समाचार पत्र प्राइवेट एक्ट जो सरकार के आदेश से बनते हैं तो वो भी क्या है, वो भी सेल्फ एजेंशन रखते हैं। तो यही कह रहा है कि उनकी भी उपधारणा करेगा न्यायालय। ठीक है, अब आ जाता है मैं 81 में। 81 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा। तो अब इन्हें भी क्या मानेगा न्यायालय, इन्हें भी उपधारणा करेगा। ठीक है, न्यायालय
अवश्य मानेगा, क्योंकि ये सारे क्या है, सेल्फ एजम्पशन है, तो इन्हें भी सही मानेगा। तो हम इसे अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा। न्यायालय ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है, या जिसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, तो इन्हें क्या मानेगा, असली होने के बारे में उपधारणा करेगा। अब आ जाते हैं आगे। 82 कह रहा है, मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में गृह दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो ये ज़्यादा पूछता नहीं है 82। ठीक है, तो इसे भी क्या मानेगा, इसे भी असली होने के बारे में उपधारणा करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 83। 83 कह रहा है, अब आ जाते हैं 83। 83 कह रहा है, सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र या रेखाओं के बारे में उपधारणा। तब कह रहा है कि सरकार ने क्या किया, सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं क्या, मानचित्र रेखाओं के बारे में। तो इनके बारे में क्या उपधारणा की जाएगी, तो ये माना जाएगा सरकार द्वारा बनाए गए मानचित्र व रेखा सही है। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा इनकी। न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्य हैं वैसे ही बताए गए थे और वे शुद्ध हैं, किंतु किसी मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मानचित्र या रेखाओं के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं। तो ये कह रहा है, अगर सरकार के प्राधिकार से बनाए गए हैं तो उनकी उपधारणा भी न्यायालय कर लेगा कि हाँ ये ठीक है। अब आ जाते हैं 84। 84 कह रहा है, विधियों के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। अब कह रहा है, न्यायालय पर ऐसी पुस्तक या जिसका किसी देश किसी सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना। तो किसी देश या कई सरकार ने प्रकाशित या मुद्रित कराई हैं और जिसमें उस देश की कोई विधि को अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, तो फिर न्यायालय क्या मानेगा, उपधारणा करेगा कि ये भी सही है। अब आ जाते हैं 85। 85 कह रहा है कि जो पावर टोनी है उनके बारे में उपधारणा के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या न्यायालय के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, भारतीय काउंसिल या उप काउंसिल, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्य है, ऐसे निष्पादन और अधिप्रमाणीकृत की गई थी। तो ये क्या मानेगा, इसकी भी उपधारणा करेगा, हाँ ये वाले डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं 85A। 85 में ये मैं कह रहा है इलेक्ट्रॉन करारों के बारे में। तो फिर ये कह रहा है न्यायालय कि इलेक्ट्रॉन करारों के बारे में भी क्या करेगा, उपधारणा करेगा, सही होने की उपधारणा करेगा। तो ये कह रहा है, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका ऐसा करार होना तात्पर्य है जिस पर पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हैं, पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाकर किया गया था, तो क्या माना जाएगा, वो माने जाएंगे कि ये सही है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्या करेगा न्यायालय, इनकी उपधारणा करेगा। अब आ जाते हैं 85। 85B। तो 85B कहता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों के बारे में उपधारणा है। तो कह रहा है, किन्हीं ऐसी कार्रवाई में जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्विष्ट है। जैसे कह रहा है, सुरक्षित अभिलेख अंतर्विष्ट है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाता हो, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी विनिर्दिष्ट समय से उसमें सुरक्षित और प्रायश्चित संबंधित हैं, परिवर्तित नहीं किया गया है। क्या मानेगा न्यायालय, इनकी भी उपधारणा करेगा, हाँ ये भी क्या है, सही है। अब आ जाते हैं 85C। 85C कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह और प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा। तो इनके बारे में उपधारणा भी न्यायालय क्या करेगा, हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है। तो कब करेगा, जब तक कि इसमें प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। कब तक करेगा, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। न्यायालय को यह उपधारित करेगा कि यदि उपयोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। तो क्या माना जाएगा कि ये उपधारणा सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये सारे सेल के हैं।
सेल्फ जंक्शन की है। अब आ जाते हैं हम 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। तो अब यहाँ पे कौन सी आ गई, यहाँ कह रहा है विदेशी एक मिनट। अब आ जाते हैं यहाँ पे अवधारणा कर सकेगा, मतलब मैप जंक्शन आ गया। तो 86 मैप जंक्शन में आएगा। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। तो कह रहा है न्यायालय यह अवधारित कर सकेगा, वहाँ करेगा या कर सकेगा कि किसी ऐसी देश की जो भारत का या हर मजिस्ट्री के अधिक्षेत्र का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्य होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीत से प्रमाणित हुई तात्पर्य हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश के साधारण क्रम में लाई जाने वाली किसी रीत होना ऐसे देश में या के लिए केंद्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है। तो यहाँ क्या मानेगा, यहाँ न्यायालय क्या करेगा, अवधारणा कर सकेगा। ठीक है, विदेशी न्यायालय अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों पर। अब आ जाते हैं 87 पुस्तकों, मानचित्र और चार्टों के बारे में अवधारणा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कोई वहाँ सरकार ने बनवाई थी, यहाँ डॉक्यूमेंट कोई मानचित्र लेके आया है। ठीक है, तो ये कह रहा है न्यायालय यह अवधारण कर सकेगा कि कोई पुस्तक जिसे वह लोग या साधारण हित संबंधी शर्तों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र चार्ट जिसका कथन सुसंगत तथ्य है और जो उसके निरीक्षण पेश किया गया है उस व्यक्ति द्वारा या उस समय और उस स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा या जिस समय या स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रमाणित होना तात्पर्य है। तो न्यायालय क्या करेगा, इसकी अवधारणा कर सकेगा कि हाँ ये ठीक होगा। ठीक है, न्यायालय की इच्छा पर है कि करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये मैप प्रिजम्पशन है। अब आ जाते हैं 88 कह रहा है तार संदेशों के बारे में अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पे भी न्यायालय क्या कर रहा है कि जो न्यायालय यह अवधारित कर सकेगा कोई संदेश जो किसी तारघर से उस व्यक्ति को भेजा गया है जिससे ऐसे संदेश को संवेदित होना तात्पर्य है उस संदेश के समरूप जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहाँ से वह संदेश पारित किया गया है तात्पर्य प्रदत्त किया गया है, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारित किए जाने के लिए प्रदत्त किया है कोई अवधारणा नहीं करेगा। तो ये कह रहा है हाँ संदेश भेजा है तो इसके बारे में क्या करेगा, अवधारणा कर लेगा। ठीक है, पर ये उसी व्यक्ति ने भेजा है इस पर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट न्यायालय की इच्छा पर हैं, ये मैं प्रिजम्पशन की है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 88 का इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा। तो जो 88 तार संदेशों के बारे में अवधारणा है वही सेम इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में सेम वही अवधारणा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं 89 पर। ये सेल्फ जंक्शन ये फिर आ गया, यहाँ पे न्यायालय करेगा अवधारणा करेगा 89 में। ठीक है, तो ये कह रहा है पेश न की गई दस्तावेजों के समय निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। तो ये कह रहा है कि न्यायालय अवधारित करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी, तो क्या कहेगा कि जो पेश करने के लिए अपेक्षा की गई थी, जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई, ठीक है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। तो ये क्या मानेगा, तो उसे सेल्फ प्रिजम्पशन रखेगा उसका कि हाँ वो डॉक्यूमेंट सही होगा। ठीक है, अब आ जाते आगे, अब आ जाते हैं सेक्शन 90। ये क्या कह रहा है, सेक्शन 90 कह रहा है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में अवधारणा है। तो ये अब जो 30 वर्ष पुराने दस्तावेज हैं उनके बारे में क्या अवधारणा करें, तो इसमें ये कह रहा है कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में जिस पर 30 वर्ष पुरानी तारीख पड़ी हो, ठीक है, तो वो न्यायालय मानेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है, अगर वो किसी अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी के पास रखे गए हैं जिसके पास होने चाहिए। ठीक है, जिसके पास सुरक्षित होने चाहिए, जिसे सरकार ने बताया कि हाँ इसके पास रखे जाने ही चाहिए, तो क्या मानेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है अगर 30 वर्ष पुराने हैं तो।
ठीक है, इसे सेल्फ जंक्शन मान लेगा। अब आ जाते हैं आगे, ये 90 वाला काफ़ी पूछता है 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है तो हम इसे मानेंगे हाँ ये डॉक्यूमेंट सही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 90A। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा कर रहा है। तो अब ये कह रहा है, नहीं सॉरी, 90 वाला एक बार दोबारा देखते हैं, इसमें तो कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है शायद। हाँ ये भी मे प्रिजम्पशन है, जो सेक्शन 90 है। ये कह रहा है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो यहाँ भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगी। जो 30 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट सही ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं 90A। अब ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में बताना। तो ये कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 5 साल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पुराना है, 5 साल, तो ये भी न्यायालय उपधारणा करेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट कर सकेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है उन्हें 30 साल पुराना होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उन्हें 5 साल पुराना होना चाहिए। तो न्यायालय मानेगा हाँ ये डॉक्यूमेंट सही हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे 91। अब चैप्टर आ जाता है हमारा 6। चैप्टर आ जाता है हमारा 6, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। तो ये कह रहा है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में बता रहा है। तो हमें ये आ जाता है सेक्शन, ये सेक्शन 91 से 100 तक है। तो इसका पहला सेक्शन हम देखते हैं 91। तो 91 क्या कह रहा है, 91 कह रहा है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाएं, अनुदान तथा संपत्ति के अन्य बयानों के निर्बंधों का साक्ष्य। ठीक है, ये कह रहा है लेखबद्ध संविदाएं, अनुदान, संपत्ति के विलेखों को केवल दस्तावेज साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। इसे पढ़ते हैं, जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्यय के निर्बंध दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किए गए हों तब तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित हो कि कोई दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय के निर्बंधों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में जिनमें ऐतमेस्विक अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्विष्ट के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये 91 ये कह रहा है कि कोई लेखबद्ध संविदाएं हैं, अनुदान है, संपत्ति के विलेख हैं, वो केवल दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। जो लेखबद्ध है उसे केवल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाएगा। अगर जिससे बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई लिखित में किया जाना चाहिए, तो फिर उसका लिखित में ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे वैलिड मानेंगे। सीधी बात ये है कि ये कह रहा है लेखबद्ध कोई संविदाएं हैं, अनुदान है, संपत्ति के विलेख हैं, वो केवल दस्तावेज साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे कह रहा है 92। एक मिनट, 91 में थोड़ा और देखते हैं। हाँ, तो ये यहाँ 91, हाँ 91 कह रहा था लेखबद्ध संविदाएं, अनुदान, संपत्ति के विलेखों को केवल दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। जो लेखबद्ध है उसे दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाएगा। और इसमें 2 पन ये दिए गए हैं स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इसमें से पूछ लेता है कभी कभी। तो ये कह रहे हैं कि लोक ऑफिसर का कोई नियुक्ति पत्र है, ठीक है, या प्रोवेट है। तो कह रहा है जहाँ किसी दस्तावेज की एक से अधिक, एक मिनट, हाँ, जबकि किसी द्वारा एक अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में, और जब यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।
तो ये कह रहा है कोई प्रोबेट है या कोई लोक ऑफिसर की नियुक्ति करता है, तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है जहाँ किसी दस्तावेज की एक से अधिक मूल प्रति हैं तो केवल एक को साबित करने की आवश्यकता है, प्रत्येक को आवश्यकता नहीं है। अगर और कोई जहाँ किसी दस्तावेज की एक से अधिक कोई मूल प्रतियां हैं तो वहाँ एक साबित कर दो, तो वो एक साबित ही कर दो, तो वो सारे ये माने जाएंगे, हाँ ये सारे ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं 92 में। 92 कह रहा है, 92 कह रहा है मौखिक करार के साक्ष्य का उपवर्जन, कि मौखिक जो करार है उसके साक्ष्य का उपवर्जन कब हो जाएगा। तो ये इसमें बताता है जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय के निर्बंधों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धाराओं के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखित के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य जिसके निर्बंधों का खंडन करने के या उसमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगा। तो सीधी सिंपल बात ये कह रहा है 92 को, जो दस्तावेज धारा 91 में साबित किया जा चुका है उसके खंडन के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो 91 क्या कह रहा है, 91 ये कह रहा है, 92 ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट धारा 91 में साबित किए जा चुके हैं, ठीक है, 91 में वो साबित हो गए, उसके खंडन के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अब आ जाते हैं इसमें जो परंतु दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है किसी दस्तावेज की वैधता के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि किसी दस्तावेज की वैधता के लिए हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। दूसरा कह रहा है जहाँ दस्तावेज मौन है तो हम वहाँ भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। थर्ड कह रहा है कोई पहली शर्त, ठीक है, कोई कंडीशन वगैरह है तो उस पे क्या दे सकते हैं, वहाँ पे भी हम, ठीक है, प्रोभाव्य शर्त गठित है तो हम वहाँ भी क्या दे सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब आगे प्रोविजो 4 कह रहा है विखंडन या नवीनीकरण के लिए कोई बात कही गई है तो हम उसका भी क्या कर सकते हैं, उसका भी हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है 5 कह रहा है कोई रूढ़ी है या कोई प्रथा वगैरह है। ठीक है, तो कह रहा है कोई प्रथा या रूढ़ जिसके द्वारा किसी समुदाय के अभिव्यक्त रूप में वर्णित न होने वाली प्रसंगतियाँ उस प्रकार की संवेदनाओं से प्राय उपाबद्ध करती हैं, साबित की जा सके। तो ये 5 कह रहा है कि कोई रूढ़ प्रथा वगैरह है तो वो भी साबित किया जा सकेगी। ठीक है, ओरल एविडेंस उसका भी दिया जा सकेगा। अभी आगे 6 कह रहा है कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों के जिस प्रकार संबंधित है साबित की जा सके, तो उसके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भी हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई भाषा संबंधी बात आती है तो हम उसका भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। इसके इलस्ट्रेशन आप सारे पढ़ लेना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम 93 में। 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है संधिदार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने का साक्ष्य का उपवर्जन। तो कह रहा है जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। तो 93 ये कह रहा है कि यदि दस्तावेज की भाषा संदिग्ध या गलत हो, ठीक है, और हम देखने से ही लग रहा है कि ये गलत है, संदिग्ध है, तो साक्ष्य भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, जैसे ए बी को 500 रुपये या 1000 रुपये में घोड़ा बेचने का करार करता है, मूल का कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें पता ही नहीं है ना कि 500 रुपये देने हैं कि 1000 रुपये देने हैं, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई, तो हम इसका साक्ष्य नहीं दे सकते। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं हम 94 पे। तो 94 कह रहा है विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। तो कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सके कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं है। तो ये कह रहा है 94 कि यदि भाषा स्पष्ट हो
तो यह दिखाने के लिए कि यह इस तथ्य को लागू नहीं होती है, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब जब लग रहा है कि हाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये इस तथ्य पर लागू होती है, तब आप इसका साक्ष्य नहीं दे सकते कि हाँ इस पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो जैसे इलास्ट्रेशन दे रखा है इसमें, ए अपना मेरठ वाला घर बेचने का करार करता है, ए का मेरठ में घर है, मेरठ में घर नहीं है, ऐसा साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ए का कोई मेरठ में घर है, ठीक है, तो वो उसे वो बेचने का करार करता है। अब ए का मेरठ में घर है, मेरठ में घर नहीं है, इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 95। 95 कहता है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। तो ये कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई है। तो ये 95 कह रहा है कि यदि भाषा स्पष्ट हो किंतु अर्थहीन हो, तो साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये किस भाव के लिए प्रयुक्त की गई है। ठीक है, ये कह रहा है यदि भाषा स्पष्ट हो किंतु अर्थहीन हो, तो साक्ष्य दिया जा सकता है कि किस भाव के लिए ये प्रयुक्त की है ये लैंग्वेज। ठीक है, जैसे एक इलस्ट्रेशन है, ए अपना दिल्ली वाला घर बेचने का करार करता है, ए का घर दिल्ली में है नहीं किंतु नोएडा में है, तो इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा कि हाँ उसका दिल्ली में नहीं है, नोएडा में घर है। अब आ जाते हैं 96। 96 कह रहा है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि भाषा कई व्यक्ति या चीज़ों में से किसी एक को लागू होती है, तो उस व्यक्ति या चीज़ के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये लैंग्वेज इसके लिए लागू हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है 96 कह रहा है कि यदि भाषा कई व्यक्तियों या चीज़ों में से किसी एक को लागू होती है, तो उस व्यक्ति या चीज़ के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि किसके लिए लागू हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 97 में। 97 कह रहा है 97 कह रहा है तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी यह भाषा पूरी पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती है, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। तब कह रहा है, तो ये कह रहा है जबकि प्रयुक्त भाषा भागता विद्यमान तथ्यों में एक संवर्ग को भागता विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक ठीक लागू नहीं होती है, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसी किसी को लागू होने के लिए अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है 97 कि यदि दो तथ्यों में से भाषा ठीक ठीक किसी एक को लागू नहीं होती है, तो साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह किसके किसके लिए थी। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, यदि दो तथ्यों में से भाषा ठीक ठीक किसी एक को लागू नहीं हो रही है कि इसको इसके लिए है क्या या इसके लिए, तो साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह किसके लिए है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। एक मिनट। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 98 पे। तो ये ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। वगैरह ऐसी लिपि या जो पढ़ी ना जा सके या सामान्य समझी ना जाती हो, विदेशी प्रचलित परिभाषित स्थानीय और प्रांतीय शब्द प्रयोग को आप संक्षेपाक्षरों का या विशिष्ट भाव को प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो 98 कह रहा है कि पढ़ी न जाने वाली लिपि के बारे में साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, ये इस लैंग्वेज का क्या मीन है, तो इसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 99 पर। 99 कह रहा है
दस्तावेज के निर्बंधों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? तो कह रहा वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं है ऐसी किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निर्बंधों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने में प्रवृत्त रखते हो। तो 99 ये कह रहा है कि वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार नहीं है दस्तावेज के उपबंधों में बदलाव करने वाले करार का साक्ष्य दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो वो हित प्रतिनिधि है ना ही वो पक्षकार है, तो फिर वो व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? 99 कह रहा है वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार नहीं है दस्तावेज के उपबंधों में बदलाव करने वाले करारों का साक्ष्य दे सकते हैं। कोई एग्रीमेंट है जो दस्तावेज के उपबंधों में बदलाव कर रहा है तो उसका साक्ष्य दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? जो थर्ड पर्सन दे रहा है ये। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 100। सेक्शन 100 कह रहा है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति है। तो कह रहा है इस अध्याय की कोई भी बात बिल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये कह रहा है 100 सेक्शन 100 कि जो बिल संबंधी जो डॉक्यूमेंट है उन पे ये लागू नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है? भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति है, तो ये सेविंग्स है। तो ये कह रहा है इस अध्याय की कोई भी बात बिल का अर्थ लगाने वाले भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम पर यह अध्याय प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हमने एविडेंस का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आगे का हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय।